नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 5 अहम महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं, जैसे आप साइड पर देख पा रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने में भारत सरकार किस तरीके से दोहरी नीति अपनाती है, उसका आज पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि यह पेंशनर से और कर्मचारियों से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम मसला है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आंकड़े सामने आए हैं। कई सारे संस्थाओं के आंकड़ों को अगर इकट्ठा किया जाए और जो फैमिली यूनिट 5 की मांग की गई है 8वें पे कमीशन में, उसको भी अगर कंसिडर किया जाए तो किस तरीके से जस्टिफाइड तरीके से 2.66 का फिटमेंट फैक्टर निकलेगा और उससे किस तरीके से पेंशन पेमेंट में बढ़ोतरी होगी, उसका एक डिटेल्ड रिपोर्ट सामने आया है, वो भी आगे आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के तहत अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको उनका पुराना बकाया मिलना बचा हुआ है। ऐसे ही एक मसले पर जो रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर सामने आया है, उसको दिखा करके आपको समझाऊंगा कि कैसे पेंशनर का पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का पैसा अब उनको मिलने जा रहा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट फिर से ठप पड़ गया है। पूरा वेबसाइट ठप नहीं पड़ा है, लेकिन जहां से हम वेलफेयर स्कीम्स के लिए अप्लाई करते हैं वो मॉड्यूल, वो इंडिविजुअल लॉगिन खुल नहीं रहा है, ओटीपी आ नहीं रहा है। क्या ये डिजिटल इंडिया के ऊपर धब्बा नहीं लगा रहा है? केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट बार बार इस तरीके से पेंशनर्स को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन ने अगले इस मीटिंग का शेड्यूल जारी किया है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोज को लाइक करना और हाइप करना भी ना भूलें। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस ने एक्सेप्ट किया आपको पीडीसी का पैसा देना है। पार्ट 2 ऑर्डर भेजें और बैलेंस पीडीसी लें। जी हां दोस्तों, पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम यानी कि पीडीसी, ये होता क्या है? पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम दोस्तों, आपका कोई भी पैसा जो सर्विस के दौरान आपको मिलना था नहीं मिला, रिटायरमेंट के बाद आपको मिल रहा है, उसी को पीडीसी कहते हैं। यानी कि पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम, रिटायरमेंट हो जाने के बाद क्लेम। इसीलिए पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के बहुत सारे ऐसे क्लेम होते हैं जो पेंशनर के छूटे होते हैं। खास करके ऐसे में पेंशनर्स को पता भी नहीं चलता और ऐसे में कोई और पेंशनर की मदद भी नहीं कर सकता। मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता कि पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम आपका क्या क्या बनता है, क्योंकि आपका सर्विस के दौरान क्या क्या छूटा है वो तो आप ही को पता होगा। आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलना था, नहीं मिला। आपको राशन मनी का पैसा मिलना था, नहीं मिला। आपको कहीं फील्ड अलाउंस में आपने सर्विस किया, फील्ड एरिया में सर्विस किया, फील्ड अलाउंस मिलना था, नहीं मिला। कहीं आप कोर्स में चले गए थे, उसका डेली का जो अलाउंस होता है वो मिलना था, नहीं मिला। कुछ भी चीज हो जो सर्विस के दौरान आपको मिलना था, नहीं मिला, ये कौन चेक करेगा? कोई और चेक नहीं कर सकता, आपको ही चेक करना है। इसलिए पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का कुछ भी अगर आपका छूटा है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अगर रिकॉर्ड ऑफिस के पास पार्ट ऑर्डर नहीं है तो पार्ट ऑर्डर का कॉपी भिजवा देंगे तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ एक लेटर रिकॉर्ड ऑफिस ने जारी किया है। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, ये रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पेंशनर को भेजा गया लेटर का कॉपी देख पा रहे हैं, जिस लेटर में पेंशनर को कहा गया है कि आपके कुछ एंटाइटलमेंट अभी भी पीडीसी क्लेम के तौर पर आपको मिलना बचा हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं, जिसमें नॉन एडजस्टमेंट ऑफ लीव इनकेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सो एंड सो, जो पेंशनर का नाम है। अब देखिए, यहाँ पर इनके 3 मसले थे जिनको जवाब रिकॉर्ड ऑफिस ने दिया है और जवाब के तौर पर पेंशनर को क्या कहा है? रिप्लाई टू योर क्वेरीज आर एज अंडर। लीव इनकेसमेंट यानी कि इनकेसमेंट फाइनल पॉइंट एग्रीड टू, यानी कि आपके पॉइंट को हम एक्सेप्ट करते हैं, हम सहमति रखते हैं और 10 दिन का बैलेंस ऑफ एनुअल लीव का पार्ट ऑर्डर होना बचा हुआ है। देखिए, पेंशनर पेंशन आ गए, रिटायरमेंट हो चुका है उनका, लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो ये पाया कि उनका 10 दिन का लिव इनकेसमेंट का पैसा नहीं मिला और उन्होंने केस टेकअप किया। तो उनको अब रिकॉर्ड ऑफिस बोल रहा है कि हाँ, हम आपके पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं, 10 दिन का जो बैलेंस ऑफ एनुअल लीव का पार्ट ऑर्डर है वो हम लीव इनकेसमेंट के तौर पर आपको पब्लिश करके उसका फायदा दे देंगे। अब दूसरा पॉइंट था ट्रांसफर ग्रांट, जिस पर रिकॉर्ड ऑफिस का कहना है कि ट्रांसफर ग्रांट का जिस पार्ट ऑर्डर का जिक्र आपने किया है वो पार्ट ऑर्डर हमारे पास नहीं पहुंचा है या पब्लिश नहीं हुआ है। तो जैसे कि पेंशनर ने मेंशन किया 2019 का ये पार्ट ऑर्डर नंबर, ये वाला पार्ट ऑर्डर का कॉपी जैसे ही रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दिया जाएगा, पेंशनर को ट्रांसफर ग्रांट का भी भुगतान हो जाएगा पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम के तौर पर। उसी तरीके से एनआरए यानी कि ये राशन अलाउंस का पार्ट ऑर्डर है, जो 2 पार्ट ऑर्डर हैं, जो रिकॉर्ड ऑफिस ने इन पार्ट ऑर्डर को लेकर भी यही उनसे कहा है कि ये पार्ट ऑर्डर हमारे पास नहीं पहुंचे हैं।
तो अब इंडिविजुअल को, पेंशनर को यूनिट से ये पार्ट ऑर्डर मंगा के रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना पड़ेगा ताकि उनका एनआरए का पैसा और ट्रांसफर ग्रांट का पैसा मिल जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पेंशनर होते हैं दोस्तों, जो सर्विस के दौरान उनका जो भी एंटाइटलमेंट होता है उस समय में या रिटायरमेंट के टाइम में उनको नहीं मिला होता है। तो ऐसे में आपका भी अगर कुछ ऐसा छूटा हुआ है, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो, चाहे ट्रांसफर ग्रांट हो, चाहे राशन मनी का पैसा हो, चाहे फील्ड अलाउंस का पैसा हो, चाहे कुछ भी पैसा जो आपका सर्विस के दौरान मिलना था नहीं मिला, आज भी आप क्लेम कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड ऑफिस आपसे पार्ट टू ऑर्डर का कॉपी मांगेगा या पार्ट टू ऑर्डर करवाने के लिए बोलेगा, जो आप यूनिट से लाइजन करके आराम से करवा सकते हैं। तो जो भी पैसा आप अभी बाद में मिलता है, सर्विस के दौरान का पैसा लेकिन रिटायरमेंट के बाद मिलता है, उसी को हम पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम कहते हैं दोस्तों, जिसको लेकर के इन पेंशनर को रिकॉर्ड ऑफिस ने कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, जो आप लेटर के जरिए देख पा रहे हैं। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, फिर से ठप पड़ गया केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट इंडिविजुअल लॉगिन। अब अटक जाएंगे सीईए, मैरिज के पैसे, पीएमएसएस एक्सेट्रा के अनपेड अमाउंट। दोस्तों अब जो भी क्लेम आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, जैसे सीईए का, मैरिज का, कोई भी आप अगर अप्लाई कर चुके हैं तो वो तो प्रोसेस में चला गया, वो नहीं अटकेगा, वो आपको समय पर मिल जाएगा। लेकिन जिनका अप्लाई करना है अभी, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का 2025-26 का अभी भी अप्लाई चल रहा है, हो सकता है किसी ने अगर नहीं किया है, अप्लाई करने के लिए इंतजार कर रहे थे, तो उनका तो अब रुक गया। तो ऐसे में हमारी गुजारिश है रक्षा मंत्रालय से, केंद्र सैनिक बोर्ड से, कि जितना भी दिन ये ठप पड़ेगा उतना दिन का समय सीमा को आगे बढ़ा दिया जाए। डिजिटल इंडिया का समय है, बार बार इस तरीके से वेबसाइट ठप नहीं होना चाहिए। पिछले साल भी अपग्रेडेशन के नाम पर लगभग 6 महीना ठप रहा, तो ऐसे में अब भी इंडिविजुअल लॉगिन काम नहीं कर रहा है लगभग पिछले 8-10 दिन से। तो कहीं ना कहीं इसको जल्दी से ठीक करवा लेना चाहिए। अब इसको लेकर के दोस्तों केंद्र सैनिक बोर्ड ने जो जानकारी दी है वो जानकारी इस प्रकार से है। ये देखिए, केंद्र सैनिक बोर्ड ने कल ही यानी कि 24 अगस्त 2026 को ये जानकारी दी है। केंद्र सैनिक बोर्ड के वेबसाइट में ये जानकारी आई है, इंपोर्टेंट नोटिस, ओटीपी एंड ईमेल सर्विसेज आर करंटली अनअवेलेबल ड्यू टू अ टेक्निकल इशू। यानी कि कोई टेक्निकल इशू बन गया है, टेक्निकल इशू आ गया है, जिस वजह से आपको इंडिविजुअल लॉगिन होने के लिए जो ओटीपी चाहिए वो ओटीपी नहीं आ रहा है, साथ ही साथ ईमेल सर्विसेज भी अभी काम नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में केंद्र सैनिक बोर्ड ने ये जानकारी दी है। और हाउएवर एमबीबीएस बीडीएस एप्लीकेशन आर स्टिल ओपन, जो एमबीबीएस के लिए, जो कोटा के लिए जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस था वो अभी भी खुला हुआ है। साथ ही साथ डाउनलोड एप्लीकेशन यूजिंग रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग लिंक, इसको यहां पर हम कर सकते हैं एमबीबीएस वगैरह के लिए अप्लाई। कहने का मतलब है पार्शियली बंद हो गया है, पार्शियली ठप हो गया है, यानी कि कुछ मॉड्यूल काम कर रहे हैं इस वेबसाइट के, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी गुजारिश है कि डिजिटल इंडिया के ऊपर धब्बा ना लगाएं और जल्दी से जल्दी वेबसाइट को सही कर दें। और खास करके चिंताजनक बात इसलिए हो जाती है कि पिछले साल भी इसी तरीके से कुछ दिनों के लिए अपग्रेडेशन के नाम पर उसको ठप किया गया था, बकायदा लेटर भी जारी किया गया था कि 2-3 महीने में खुल जाएगा, लेकिन जाकर के 6 महीने लग गए थे खुलने में। तो ऐसे में इसको भी टेम्पररी बताया गया है, तो टेम्पररी ही रहे, जल्दी से जल्दी खुल जाए, ताकि जितने भी लोगों ने अप्लाई नहीं किया है वो पेंशनर्स, वो जो लाभार्थी हैं, वो अप्लाई कर सकें। तो ये रही केएसबी से लेकर के, जो इंडिविजुअल लॉगिन से लेकर के सवाल पूछे जा रहे थे एनवायरमेंट में, कई सारे कमेंट भी मेरे आए थे, तो आपको जवाब मिल गया कि केंद्र सैनिक बोर्ड का वेबसाइट अभी क्यों इंडिविजुअल लॉगिन नहीं हो पा रहा है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का 24 अगस्त 2026 का लेटेस्ट लेटर हुआ जारी, पे कमीशन का अगला शेड्यूल। जी हाँ, पे कमीशन लगातार मीटिंग्स कर रहा है। अब अक्टूबर महीने के मीटिंग्स के भी शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। 24 अगस्त 2026 को जो लेटर निकला है अभी, उस लेटर के जरिए अक्टूबर महीने के शेड्यूल जारी किए गए हैं। कहां मीटिंग होनी है, कब मीटिंग होनी है, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, उसकी पूरी जानकारी उस लेटर में, उस नोटिस में जारी की गई है। चलिए नोटिस देखते हैं दोस्तों। ये सामने आप 8वें पे कमीशन द्वारा निकाला गया एक नोटिस देख पा रहे हैं, जो कि 24 अगस्त 2026 का नोटिस है। और इस नोटिस में 8वें पे कमीशन ने अपनी अगली मीटिंग के बारे में जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि अब अगली मीटिंग 8वें पे कमीशन की 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में होनी है। जी हाँ, बेंगलुरु से जो ताल्लुक रखते हैं, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं या जो भी एसोसिएशन हैं, जिन्होंने ऑनलाइन ऑलरेडी मेमोरेंडम सबमिट कर दिया है, अब वो इस लिंक में जा करके पे कमीशन के साथ अपना शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट दर्ज कर सकते हैं। और 18 सितंबर तक इसके लिए अप्लाई कर देना है। मीटिंग 7 और 8 अक्टूबर को है, लेकिन इसके लिए जो अप्लाई करना है, जो अपॉइंटमेंट लेना है, वो 18 सितंबर तक कर देना है।
और मीटिंग बेंगलुरु में है दोस्तों। तो कोई भी संस्था हो, कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी ऑफिस हो जो पे कमीशन के साथ फेस टू फेस मुलाकात करके अपने पॉइंट्स रखना चाहती है, उसके लिए पे कमीशन ने ये एक अच्छा मौका दिया है जो 24 अगस्त 2026 के इस नोटिस के जरिए सामने आया है, जिस पर मुलाकात करने वाले जितने भी संस्थाएं हैं वो इस लिंक के तहत जा करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो आने वाले समय में पे कमीशन की जो भी मुलाकातें होंगी, जो भी मीटिंग्स होंगी, उसकी जो शेड्यूल है, उसके जो डेट है, वो लगातार पे कमीशनों द्वारा जारी किया जा रहा है दोस्तों। तो अक्टूबर में तो एक साल खत्म हो जाएंगे, तो एक साल तक अगर मीटिंग ही होते रहेंगे तो आगे 6 महीने में कब तक रिकमेंडेशन बनेंगे और कब तक सरकार को सबमिट होंगे, ये बड़े सवाल हैं। अब पे कमीशन को अपनी गति को और स्पीड बढ़ाना पड़ेगा और ज्यादा करना पड़ेगा ताकि जल्दी से जल्दी रिकमेंडेशन सबमिट हो सके। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8 सीपीसी में 5 फैमिली यूनिट के साथ विभिन्न संस्थाओं की मांगों का निचोड़ फिटमेंट फैक्टर 2.66 रिपोर्ट। जी हां, एक रिपोर्ट आई है हिंदुस्तान की, जिस रिपोर्ट में विभिन्न संस्थाओं के मांगों को लेकर के किस तरीके से संस्थाओं ने 5 फैमिली यूनिट की मांग की है और किसी किसी संस्था ने 4.6 4.8 फैमिली यूनिट की मांग की है, उन फैमिली यूनिट को कंसीडर करें तो किस तरीके से 2.66 फिटमेंट फैक्टर बन जाएगा, इसके बारे में एक रिपोर्ट सामने आई है। चलिए रिपोर्ट देखते हैं दोस्तों। ये जो सामने आप खबर देख पा रहे हैं जो कि हिंदुस्तान की खबर है और कई सारे संस्थाओं के मांगों को निचोड़ बनाते हुए, साथ ही साथ 5 फैमिली यूनिट को इंक्लूड करते हुए यहां 8वें पे कमीशन का एक आंकड़ा रखा गया है और किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर बनेगा उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। बेहद अहम और महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। जैसे आप देख पा रहे हैं 24 अगस्त 2026 का ये रिपोर्ट है और इसमें जो मुख्य बातें हैं, 8वें वेतन आयोग को लेकर के 48,000 न्यूनतम बेसिक सैलरी का एक नया अनुमान चर्चा में है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि वेतन गणना में फैमिली यूनिट की संख्या मौजूदा 3 से बढ़ाकर 5 की जाए और माता पिता को भी इसमें शामिल किया जाए। अब देखिए रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कई सारी संस्थाओं का यहाँ रेफरेंस लेकर के ये 2.66 फिटमेंट फैक्टर का एक आंकड़ा निकाला गया है जो कि बेहद अहम है। और 8वें पे कमीशन में अगर फिटमेंट फैक्टर यहाँ तक पहुंचे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जिसमें मिनिमम बेसिक 18,000 से बढ़ करके 48,000 हो सकता है। और इसमें मुख्य बात है जो फैमिली यूनिट है उसको मौजूदा 3 से बढ़ा करके 5 करने की मांग है। तो आप देख पा रहे हैं अब इसमें कुछ संस्थाओं के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों पर भी यहाँ पर जो है डिटेल्स से जानकारी दी गई है और यहाँ खास करके एनसीजेसीएम के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से एनसीजेसीएम ने बिल्कुल ठोस तरीके से, जस्टिफाइड तरीके से माता पिता को भी फैमिली यूनिट में शामिल करने की जो है वकालत की है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ देखिए बाकी जो संस्थाएं हैं उनकी भी यहाँ पर एक डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है और फैमिली यूनिट्स की किस तरीके से उन्होंने मांग की है उसका ये ब्यौरा आप देख पा रहे हैं। AINPSEF जो संस्था है उन्होंने परिवार यूनिट को 5 तक बढ़ाए जाने की बात की है और न्यूनतम बेसिक को 69,000 की मांग की है। एनसीजेसीएम जो कि प्रमुख संस्था है, इन्होंने भी 5 फैमिली यूनिट वाले फॉर्मूले का प्रस्ताव रखा है और मिनिमम बेसिक को 69,000 रुपए की मांग की है। साथ ही साथ AIDEF इसमें 5 यूनिट के परिवार वाले जो है न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव उन्होंने भी रखा है और मिनिमम बेसिक को 69,000 मांग की है दोस्तों। FNPO इन्होंने 5 यूनिट की वकालत की है, साथ ही साथ 69,000 मिनिमम बेसिक की मांग की है। और IRTS है, ये है इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन, जिसमें 4.6 से 4.8 उपभोक्ता यूनिट यानी कि फैमिली यूनिट को 4.6 से 4.8 तक की उन्होंने मांग की है, जिसमें आश्रित माता पिता और बच्चों को शामिल करने की बात कही गई है और मिनिमम जो बेसिक है इसके आधार पर 52,600 की इन्होंने मांग की है। तो ये सारा चीजें जब इकट्ठा किया जाता है, जब इसका निचोड़ निकाला जाता है तो किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर के ऊपर आगे प्रभाव पड़ता है उसी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, आगे आप देख पा रहे हैं। अब देखिए AINPSEF के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल की गणना के मुताबिक अगर 5 फैमिली यूनिट को आधार बनाया जाता है तो फिटमेंट फैक्टर करीब 2.66 तक पहुंचता है। दोस्तों देखिए यहां पर आधार किस चीज को लेकर फिटमेंट फैक्टर बन रहा है उसके ऊपर ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि अगर हम फैमिली यूनिट को 3 मान करके चले तो फिटमेंट फैक्टर कम निकलेगा। अब यही पिछले दिनों जो मंजीत सिंह पटेल जी ने बगैर फैमिली यूनिट 5 को जोड़े हुए जो निकाला था आंकड़ा वो 2.1 का था, तो अभी फैमिली यूनिट को 5 करके जो आंकड़ा निकाला वो 2.66 का है। तो इस तरीके से यहाँ पूरा कैलकुलेशन करके भी दिखाया गया है कि किस तरीके से 5 फैमिली यूनिट के साथ हम कैलकुलेट करते हैं तो 2.66 का आंकड़ा निकलता है। ये डिटेल्स में आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से लेवल 1 से लेवल 5 तक का क्या असर हो सकता है वो भी आप यहाँ पर रिपोर्ट में देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों
जैसे अगर हमें ज्यादा फायदा 8वें पे कमीशन में दिखाई देता है तो वो एक सबसे बड़ा कारण है फैमिली यूनिट की बढ़ोतरी। तो फैमिली यूनिट की बढ़ोतरी को अगर सरकार एक्सेप्ट कर ले तो कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन में कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। नहीं तो अगर फैमिली यूनिट जैसे पहले 3 यूनिट का फैमिली लिया जाता था वैसा ही अगर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं अब की बार जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 से लेकर के 2.0 तक ही रह जाएगा। लेकिन अगर फैमिली यूनिट की बढ़ोतरी हो जाती है 3 से 5 हो जाती है तो जिस तरीके से यहाँ आंकड़ा भी निकाला गया है तो कम से कम 2.66 तक भी फैमिली यूनिट के हिसाब से जो है फिटमेंट फैक्टर जा सकता है। ये इस रिपोर्ट के जरिए खुलासा होता है दोस्तों। वैसे दोस्तों समय समय पर ये फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा अलग अलग आता रहेगा, अलग अलग एक्सपर्ट्स के अपने अपने अलग अलग राय हैं और जो भी आंकड़े आते रहेंगे उनके हिसाब से आज के डेट में जो भी फिटमेंट फैक्टर आ रहे हैं सामने आ रहे हैं वो सारे अंदाजतन फिटमेंट फैक्टर हैं। जब तक पे कमीशन का ठोस रिकमेंडेशन सरकार के पास नहीं पहुंचेगा, जब तक सरकार उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक फिटमेंट फैक्टर का एक्यूरेट आंकड़ा नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ अंदाजतन मिलता जुलता आंकड़ा हम इन जो रिपोर्ट्स के जरिए हासिल कर सकते हैं जो समय आने पर ही फाइनलाइज होगा। तो अभी जितने भी आंकड़े निकल रहे हैं मैं भी कई बार आपको कभी 1.92 बताता हूं, कभी 3.83 बताता हूं, कभी 2.66 बताता हूं। इनके सभी के अपने अपने आधार है, अपने अपने जस्टिफिकेशन है। इसलिए जिस तरीके से चुनाव हो जाने के बाद जब तक सरकार नहीं बन जाती है तब तक आंकड़े निकलते रहते हैं, इसको इतने सीट, इसकी सरकार बन जाएगी, इसको इतने सीट। उसी तरीके से पे कमीशन बैठ चुका है, जब तक पे कमीशन लागू नहीं हो जाता तब तक इस तरीके के आंकड़े निकलते रहेंगे जो आपकी जानकारी के लिए और कुछ एनवायरमेंट के जस्टिफिकेशन के बेस पर होते हैं दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी, आखिरी जानकारी, एमएसपी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तुरंत लागू कर दिया सरकार ने। वाह शाबाश, काश यही जो सभी ऑर्डर्स में दिखा था। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी जुलाई के महीने में एक आदेश जारी किया है एमएसपी के संदर्भ में जो सरकार के पक्ष में था। तो सरकार के पक्ष में जो आदेश जारी किया उसका तो तुरंत ही सरकार ने अपनी तरफ से भी आदेश निकाल दिया, लेटर निकाल दिया कि इसको लागू किया जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही रिकवरी को लेकर के कब का, आज से लगभग 8-10 साल पहले ही आदेश दिया हुआ है कि पेंशनर से रिकवरी नहीं किया जा सकता, जो अगले 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले कर्मचारी हैं उनसे रिकवरी नहीं किया जा सकता। लेकिन बावजूद इसके आज 2026 में भी रिकवरी किया जाता है पीसीडीए, पीओआर या ऐसी संस्थाओं द्वारा। ऐसा क्यों है? जब एमएसपी का आदेश सरकार के पक्ष में आया तो उसको तो तुरंत लागू कर दिया, रेल मंत्रालय का एक लेटर निकला है। लेकिन वही उसी तरीके का माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश जब पेंशनर के पक्ष में आया, कर्मचारियों के पक्ष में आया, तो उसको क्यों लागू नहीं करवा रही है सरकार? यह बड़ा सवाल है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 तरीके के आदेश होते हैं, एक लागू किया जाने वाला, एक लागू नहीं किया जाने वाला? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। तो इसी सवाल को लेकर के जो लेटर जारी हुआ है पहले उस लेटर को देखते हैं। तो अब उस आदेश को, माननीय कोर्ट के उस आदेश को तुरंत ही लागू कर दिया गया। जी हां, आप देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर है जिसमें भारत सरकार अपीलेंट थी और आगे एक पेंशनर थे जो रिस्पोंडेंट थे। तो भारत सरकार की इस अपील को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करके ये जजमेंट दिया है कि जो भी अपील है उसको एक्सेप्ट किया जाता है और पुराने वाले आदेश को खारिज कर दिया जाता है। चलिए मैं आखिरी लाइन में ले जाकर के आपको जजमेंट का सेंटेंस समझाता हूं, उसके बाद फिर बात करते हैं कि किस तरीके से सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लागू करने में भी दोहरी नीति अपनाती है। आप देखिए, अकॉर्डिंगली द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 3 अप्रैल 2025 in CWP number 9803/2023 and judgment and order dated 23 March 2025 in DV Civil Writ Petition number 15303/2023 passed by the High Court Judicature of Rajasthan at Jaipur bench are set aside। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया। The order passed by the competent authority withdrawing denying the MSCP claims are restored and confirmed। यानी कि कर्मचारी को या पेंशनर को जो एमएससीपी से मना किया गया था उसको बहाल रखा गया, यानी कि एमएससीपी का फायदा नहीं मिलेगा इन पेंशनर को या इन कर्मचारी को। तो देखिए यह फैसला आया था किसके फेवर में? सरकार के फेवर में। तो इस फैसले को तुरंत लागू करते हुए सरकार ने, रेलवे मंत्रालय ने यह आदेश भी निकाल दिया। देखिए फैसला कब का है दिखाता हूं। यह फैसला है जुलाई का, 23 जुलाई 2026 का फैसला है। ये देखिए 23 जुलाई 2026 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करके 21 अगस्त 2026 में रेलवे मंत्रालय ने बकायदा यह लेटर निकाल दिया, 1 महीने से भी कम समय में। लेकिन
रिकवरी को लेकर के जो फैसला माननीय कोर्ट से सालों पहले आया हुआ है कि पेंशनर से, कर्मचारी से रिकवरी नहीं किया जा सकता, उसका दो टूक आदेश अभी तक भी सरकार की तरफ से जारी नहीं हुआ है। और समय समय पर पीसीडीए, पीओआर जैसी संस्थाएं आज भी कर्मचारियों से, पेंशनर से रिकवरी करती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं दोहरी नीति है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके फेवर में है उसको तो आप तुरंत लागू करके आदेश भी निकाल देते हैं, लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके फेवर में नहीं है उनको लागू करने के लिए आप सालों लगा देते हो। और आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का रिकवरी वाला उस फैसले को फेवर में लेने के लिए पेंशनर्स को, कर्मचारियों को निचले कोर्ट में जाना पड़ता है, जो कि दुखद है दोस्तों। जुलाई के महीने में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, अगस्त के महीने में सरकार ने उसको लागू करते हुए अपनी तरफ से एक आदेश निकाल दिया। तो यही इसी तरीके का रवैया रिकवरी को लेकर के क्यों नहीं हो रहा है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि रिकवरी इलीगल है, पेंशनर से रिकवरी नहीं हो सकता, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपने जजमेंट में कहा है। उस जजमेंट के आने के बावजूद भी उस जजमेंट को लागू करके क्यों आदेश नहीं निकाला जा रहा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए भी दोहरा रवैया क्यों है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि रिकवरी का जो आदेश है वो पेंशनर और कर्मचारियों से जुड़ा हुआ, उनके वेलफेयर से जुड़ा हुआ, उनके न्याय से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा आदेश है। अब इस आदेश को भी सरकार को लागू करना चाहिए। कोई भी इफ एंड बट, कोई भी कंडीशन नहीं है उसमें। सुप्रीम कोर्ट का दो टूक कहना है कि पेंशनर है तो नो रिकवरी, अगले 1 साल के अंदर पेंशन जा रहा है तो नो रिकवरी, ग्रुप सी, बी, सी, डी का अगर कर्मचारी है तो नो रिकवरी। तो इन बातों को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, यह बड़ा सवाल है दोस्तों। आप भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, यह सवाल होना जरूरी है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अलग अलग नहीं हो सकते। एक आदेश को अगर तुरंत लागू किया जाता है तो उस पुराने आदेश को भी तुरंत लागू किया जाना चाहिए दोस्तों। यह मेरा मानना है, आप क्या कहते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाला समय में और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।